नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पंजाब के दौरे के दौरान कांग्रेस और अकाली दल के कई नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई, जिसके बाद सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और पार्टी ज्यादा सशक्त हो रही है। चंडीगढ़ बीजेपी कार्यालय में पंजाब के वरिष्ठ दिग्गज नेताओं और उनके समर्थकों का बीजेपी परिवार में आत्मीय स्वागत है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों से प्रेरित होकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले दिग्गज नेता प्रदेश में कमल खिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और निश्चित ही पंजाब की भलाई के लिए कार्य करेंगे। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पंजाब में आप सरकार ने इमरजेंसी जैसे माहौल बना दिए हैं, जिससे लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। यह त्याग मूर्ति तपस्वी पिछले 40 वर्षों से केवल आधा गिलास लस्सी के ऊपर और एक लंगोटी में जो रहते हैं और जिन्होंने लोगों के सहयोग से इस धर्म क्षेत्र में धर्मशाला बनाई है, मंदिर बनाए हैं और अब 100 बेड का अस्पताल बनाने जा रहे हैं। तो बहुत समाज सेवा के काम में ये ट्रस्ट काम कर रहा है। आज महाराज जी का 96वां जन्मदिन है, उस कार्यक्रम में शामिल हो। कुरुक्षेत्र के महंत चिरमजी पुंजरी जी महाराज के 96वें जन्म दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। इस मौके पर अनिल विज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश देकर इस धरा का आकर्षण बढ़ाया। इस धरा पर ज्ञान की जो गंगा बही है वह विश्व का मार्गदर्शन बन रही है और इस ज्ञान की गंगा से समाज को भी नई दिशा मिल रही है। इस मौके पर अनिल विज ने 100 बेड के अस्पताल के लिए 30 लाख रुपए की अनुदान राशि की घोषणा की है। यह त्याग मूर्ति तपस्वी पिछले 40 वर्षों से केवल आधा गिलास लस्सी के ऊपर और एक लंगोटी में जो रहते हैं और जिन्होंने लोगों के सहयोग से इस धर्म क्षेत्र में धर्मशाला बनाई है, मंदिर बनाए हैं और अब 100 बेड का अस्पताल बनाने जा रहे हैं। तो बहुत समाज सेवा के काम में ये ट्रस्ट काम कर रहा है। आज महाराज जी का 96वां जन्मदिन है, तो उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में औद्योगिक मंदी, बेरोजगारी और
कानून व्यवस्था पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 2018 से अब तक 1446 औद्योगिक यूनिट बंद या पलायन की गई है। वहीं औद्योगिक विकास दर में 12% की कमी आई है और प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब हो रही है। हुड्डा ने कहा कि 60 गैंगस्टर सक्रिय है और संगठित अपराध बढ़ रहा है। उन्होंने आगामी बजट पर निराशा जताई है और आरोप लगाया कि केंद्र के बड़े प्रोजेक्ट हरियाणा से अन्य राज्यों में चले गए हैं। राज्य और रोजगार और निवेश बढ़ाने पर सरकार को चेतावनी भी दी है। ये ठीक बात है। 2018 के बाद 1446 जो है उद्योग पलायन हो गए या बंद हो गए और पिछले उसमें गिरावट आई है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में 12% गिरावट आई है हमारे। तो उस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ती है। जैसे फरीदाबाद में, अकेले फरीदाबाद में कितने ही इंडस्ट्री बंद होगी, बेरोजगारी बढ़ती है, बेचैनी बढ़ती है। तो जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज फिसल गया। आज फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में हम 18 में से 14वें स्थान पे हैं। तो फिर बताओ, कर्जा बढ़ रहा है। 5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा आज हरियाणा पर है। किया कुछ नहीं। अखबारों में आती है भाई कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई, कोई नया वो नहीं आया, बल्कि जो खरखौदा में जो मारुति की आई है वो, मैं उनके मारुति के मालिक, उनकी डेथ हो गई, वो सुजुकी, उस टाइम फैसला करके आया था। 12 साल डिले करा दिया फंड। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने वीपी जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जी राम जी को लेकर भ्रम फैला रही है। कांग्रेस से पहले भी ऐसा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना में बदलाव कर केंद्र सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। जो है वो हर तरीके से हर मुद्दे को जो लोगों के विकास के लिए, गरीबों के भलाई के लिए, उसको जो है भ्रमित करने की कोशिश करती है। और ये पहला अवसर नहीं है, ये इन्होंने पहले भी करा है। जैसे इन्होंने शुरुआत करी थी संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है, तो आपने देखा किस तरह से संविधान की प्रीतियां ले लेके सारी जगह घूमे, पार्लियामेंट का पूरा डिसरप्शन करा, वहां पे काम नहीं होने दिया। और इतना जबरदस्त नुकसान जो है, जो पार्लियामेंट जब बैठता है तो वो जनता के हित की जो है कानून बनते हैं और चर्चाएं होती हैं, तो वो जब चर्चा होती है जब भाग जाते हैं। और सबके सामने जो है चुनाव के बाद सामने आ ही गया कि ये जो है पूरी की पूरी तरह से भ्रमित करने की कोशिश करी गई थी ताकि ये वोट बैंक को भटका सकें। इसी तरह से इन्होंने फिर दूसरी बात जो है वोट चोरी की शुरू करी। अब वोट चोरी भी जो है उसके अंदर भी पूरी तरह से सारों को, सबको समझ आ गई कि भाई इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल रोल्स का जो है रिवीजन होता है। जो बोगस वोट हैं वो तो कटेंगी, जो नई वोट हैं वो बनेंगी। तो ये तो हमेशा से होता आया है और सारी जगह जो है इन्होंने घूमे फिरे, इनके जो खुद के सहयोगी दल हैं उन्होंने इनका इस बात पे साथ नहीं दिया और सारा स्पष्ट हो गया कि किस तरह से जो है ये भ्रमित करा जा रहा था। तो वो मुद्दा भी जो है इनका खत्म हो गया। अब जो है ये मुद्दा ढूंढ यमुनानगर वाइल्ड लाइफ वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि विभाग की टीम ने बेशकीमती खैर की लकड़ी से भरे एक बड़े ट्रक को काबू किया है, आपको जिसमें से लगभग 100 क्विंटल खैर की लकड़ी बरामद हुई है, जिसकी बाजार में कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। यमुनानगर के बिलासपुर में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर वन विभाग, वाइल्ड लाइफ व पुलिस की संयुक्त टीमों ने जो है एक बहुत बड़े ट्रक को बाजार से जो है सड़क से पकड़ा है, जिसमें आप देख सकते हैं 100 क्विंटल से ज्यादा खैर की लकड़ी है, जिसकी बाजार में कीमत अगर हम बात करें तो 10 लाख से ज्यादा इसकी कीमत बताई जा रही है। आप देख सकते हैं यह बड़ा ट्रक है और किस कदर इसमें लकड़ी भरी हुई है और लेबर के जो कर्मचारी हैं इस समय इसकी मापतोल में लगे हुए हैं और विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, ये क्या मामला था। सर क्या मामला है, ये कहाँ से गाड़ी कैसे पकड़ी है? ये तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ और पुलिस ने मिलकर जो रोड से ही पकड़ी है, काले आम के पास। जी,
तो इसमें कोई गाड़ी में जो तस्कर भी पकड़े गए हैं साथ में? तस्कर फरार हो गए मौके से फरार हो गए हैं जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वन विभाग के जो कर्मचारी हैं मौजूद हैं, मापतोल के कार्य में लगे हुए हैं और यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह लकड़ी का वजन कितना है और मापतोल करने के बाद ही यह निष्कर्ष पर निकाला जाएगा। और यहाँ पर हमारे साथ और भी कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कैसे मामला हुआ और कैसे इसकी आपको सूचना मिली और कैसे इसको आपने पकड़ा है। रात को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक खैर का कैंटर जट्टा वाले से लोड होके बाजार में बिकने के लिए जाएगा। हमने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी करी। वाइल्ड लाइफ स्टाफ के साथ संयुक्त रूप से गश्त करते हुए नाकाबंदी करी। नाकाबंदी के दौरान ये पहाड़ी पर नाका क्रॉस करके कालाम नाके पर हमने इसको दबोच लिया। वहां से जो इसमें चालक था वो फरार हो गया मौके पे। हमने इसमें जांच तफ्तीश करी तो ये पूरा कैंटर लोड था खैर से। अब इसके तो आपने देखा यह 100 क्विंटल से ज्यादा खैर की लकड़ी है और बताया जा रहा है कि यह यहीं आसपास के जंगलों से इस लकड़ी को काटा गया है। इससे पहले भी कई वाहन खैर तस्करी में पकड़े गए हैं, पर जानकारों का कहना है कि कानून में जो है सख्त कानून न होने के कारण यह खैर तस्कर बार बार जमानत कराते हैं और इन वाहनों की जो है सुपुर्दारी कराकर दोबारा फिर इसी कार्य में लग जाते हैं। इससे पहले भी दर्जनों वाहन जो है, सैकड़ों वाहन इस मामले में पकड़े गए हैं। अब देखना यह है इन खैर तस्करों पर, इन वाहनों पर अगर कानून सख्त होता है तो इन पर क्या कार्रवाई होती है। हर खबर के लिए यमुनानगर से कौशिक खान। देखिए, योगेश कुमार वन रक्षक है जो हमारा दादूपुर बीटी इंचार्ज, उसको सुबह 3 बजे मुखबिर खास से एक सूचना मिली थी और उस सूचना के आधार पर हमने नाकाबंदी की है। तो ये गाड़ी की सूचना हमें ऐसे प्राप्त हुई थी कि गांव जाटावाड़ा से एक गाड़ी जो बड़ा ट्रक है एलपी, तो वो लोड होके और पंजाब में बिकने के लिए निकलेगा। और ये लकड़ी जो आसपास के जंगल से खोड़ फतेहगढ़ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मेहनीवाड़ी इन जंगलों से कटी हुई थी। तो उसी सूचना के आधार पर हमने गाड़ी की नाकाबंदी की। आगे हमने बिलासपुर थाना को भी सूचना इसकी दी और गाड़ी का पीछा किया पुलिस टीम के साथ और गाड़ी को आगे जाके हमने राउंड ऑफ कर लिया है और अब उसकी पैमाइश की जा रही है गाड़ी में कितने लोग थे। उसके बाद जो भी कार्रवाई बनेगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आधार पर और पुलिस के साथ मिलकर वो फॉरेस्ट एक्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये देखो अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है, अभी जांच जारी है। बीकानेर से सोनीपत तक बिछाई जा रही हाई टेंशन बिजली टावर लाइन के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। तो शाम क्षेत्र के किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और टावर लाइन कार्य के लिए लिखित सहमति। उचित मुआवजा और वार्षिक रॉयल्टी की मांग की किसान नेताओं ने चेतावनी दी है। उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर टावर लगाने का काम शुरू नहीं होगा। साथ ही बिजली बिल और 4 लेबर कोड्स को रद्द करने की भी मांग उठाई गई। हरियाणा में धान घोटाले को लेकर भारतीय किसान यूनियन की अध्यक्ष गुरुनाम सिंह के नेतृत्व में यमुनानगर में प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च निकाला गया और सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। मीडिया से बातचीत करते हुए गुरुनाम सिंह चंडूनी ने 22 लाख टन घोटाला हरियाणा में धान का हुआ है, बाहर से चावल मंगवाया गया है। उन्होंने कहा है कि 2 लाख एकड़ का फर्जी पोर्टल हमने पकड़कर सरकार को दिया है। फर्जी पोर्टल में नदिया कॉलोनियों की जमीन को भी दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि करनाल में इस मामले में कुछ कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन अन्य स्थानों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि धान 1400 रुपए में खरीदा गया और 2400 में बेचा गया। उन्होंने बताया कि 23 मार्च को पिपली में किसानों की एक विशाल रैली होगी और 18-19 जनवरी को कुरुक्षेत्र में यूनियन के प्रतिनिधियों की विशेष बैठक होगी, जिसमें आगामी रणनीति की जाएगी। देखिए, विषय सबसे बड़ा जो विषय है वो धान घोटाले का है। इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है। आप देखिए कि कम से कम ये मानिए कि 20-22 लाख टन का घोटाला है जो बाहर से धान आया या बाहर से चावल मंगाया और पीडीएस का चावल मंगाया, गरीबों का भी पेट काट लिया। और करीब 2 लाख एकड़ का फर्जी पोर्टल जो हमने पकड़ के सरकार को दिया, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं है। नदियों की जमीनें, जो पॉपुलर की जमीनें, कॉलोनियों की जमीनें, उनका
पोर्टल करवा दिया गया, कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं है। केवल घोटाले को दबाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। केवल करनाल प्रशासन ने इस पे थोड़ा स्टैंड लिया है, बाकी जिलों में तो जीरो रिजल्ट है। तो बड़ा घोटाला ये हुआ है और हर साल हो रहा है, तो इस पे हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दूसरा, जो बाहर से आयात कर बंद कर रहे हैं वो एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। अगर बाहर से आयात कर बंद होता है तो भारत का किसान की बर्बादी तय है। तीसरी चीज, जो बीज बिल है, जो बिजली बिल है, बिजली को प्राइवेट कर रहे हैं, बीज को प्राइवेट कर रहे हैं, बीज में जीएम बीज आएंगे। अभी जो सरकार, जो प्राइवेट अस्पतालों की लूट है, बहादुरगढ़ के औजदा गांव में पुलिस चौकी का पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर गांव के लोगों ने पुलिस कमिश्नर का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान डीसीपी मुख्यालय जसलीन कौर और उनके पुलिस उपायुक्त बहादुरगढ़ मयंक मिश्रा को भी सम्मानित किया गया। पुलिस कमिश्नर ने असौदा पुलिस चौकी का शुभारंभ करते हुए बताया कि इस चौकी के खुलने से असौदा, नीलौठी और जसौर खेड़ी गांव में कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। कुछ यहाँ पे पुराने अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी रह रहे हैं, तो गांव में कोई भी अपराध ना हो और नशा वृत्ति जो है उसको हम बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमारी जो यूथ है वही हमारे देश की आगे आने वाली पीढ़ी है और वही देश को संभालेगी। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि युवा शक्ति जो है वो बरकरार रहे, तो इसलिए हमने ये चौकी यहाँ खोली। इसमें यहाँ पे 3 गांव और 5 पंचायत, तो देखा जाए तो बहुत बड़ा चौकी था। और इसमें जो है हमने चौकी इंचार्ज और बाकी मुलाजिम लगाए हैं, तो इसका रिजल्ट अभी 1 महीने बाद पता चलेगा कि हमारे यहाँ ये सब करने से कितना फायदा हुआ है। पुलिस की गाड़ियाँ बढ़ाने की बात है ताकि जो है नशे जो करने वाले हैं उन पर थोड़ा प्रॉब्लम क्या धीरे धीरे सारी चीजें आएंगी। तो हरियाणा पुलिस की तरफ से भी अभियान चला हुआ है नशे के प्रति, तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं को, खास क्या संदेश? देखिए, नशे में 2-3 चीजें हैं। एक तो परिवार का साथ और दूसरा जो नशा करता है उसके अंदर ये भावना होनी चाहिए मुझे नशा छोड़ना है। इंद्री के हिनौरी गांव की बेटियां वनिका और जीविका ने गोवा में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा का नाम रोशन किया। 7 से 12 जनवरी 2026 तक मापुसा गोवा में हुई प्रतियोगिता में 15 राज्यों के खिलाड़ी शामिल हुए। गांव पहुंचने पर दोनों बेटियों का भव्य स्वागत किया गया। एंड नागा रेसलिंग, और तीनों में मेरा गोल्ड है और इसका सारा क्रेडिट जो सतिंदर सर को है, क्योंकि सर ही हमको खिलाते थे और सुबह हम प्रैक्टिस करने जाते थे, शाम को भी 5:30 बजे जाते थे, तो क्रेडिट सर को ही है सारा। कैसा लग रहा है अभी गोल्ड जीत करके आए? बहुत अच्छा लग रहा है, जोरदार अच्छा लग रहा है बहुत सर। क्या कुछ कहेंगे जो बेटियां हैं उनको क्या कुछ कहेंगी कि खेलों को लेकर के? हाँ जी, उनको भी खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहिए। बेटियों के लिए प्रेरणा सोर्स बनी है जिन्होंने कठिन परिश्रम कर इस प्रतिस्पर्धा में जीत। नूहू के अड़हर और जोगीपुर गांव में 4 से 6 अप्रैल को 3 दिवसीय तबलीग जलसे का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में शुक्रवार को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नूहू से पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन ने तबलीगी जलसे की इंतजामिया कमेटी की सदस्य और गांव अडंबर के सरपंच इमरान खान के साथ उप जिला उपायुक्त से लघु सचिवालय से मुलाकात कर 3 दिवसीय की अनुमति ली है। जलसे में प्रबंधों और व्यवस्थाओं को लेकर मांग पत्र सौंपा है। अप्रैल के महीने में जो मौलाना हजरत साद साहब का जलसा अडबर गांव में होने वाला है और जो कि एक ऐतिहासिक जलसा होगा, उसकी तैयारियों को लेकर मैं गांव के सरपंच साहब इमरान साहब के साथ और साथ में तबलीगी जमात के जो हमारे जिम्मेदारान हैं उनके साथ डीसी साहब से मुलाकात की
और उन्हें इस जलसे की तैयारियों के लिए हमने उनसे कहा कि उसमें जो भी व्यवस्था है, चाहे बिजली की, पानी की, सड़कों की, रास्तों की, और चाहे और जो इंतजामात हैं, चाहे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की बात हो, चाहे ट्रैफिक की बात हो, और जो जलसे की परमिशन के लिए भी हमने उनसे दरखास्त दी। और उसमें जिस तरह प्रशासन पहले भी इतना शानदार काम करता रहा है, चाहे फिरोजपुर झिरका के जलसे की बात हो, चाहे तिरवाड़ा के जलसे की बात हो। हरियाणा विधानसभा में 2 दिवसीय राजधानी युवा संसद कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में हरियाणा सहित 15 राज्यों से आए युवा भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक का विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब देश की विधायिका मजबूत और जागरूक होगी। युवाओं को विधायी प्रक्रिया से जोड़ने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है कि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र हो, और उसके लिए ये जरूरी है कि जहां विकसित राष्ट्र के सफर में आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए हमें काम करना है। साथ ही साथ एक मजबूत विधायिका, एक प्रभावी विधायिका के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि विधायिका के माध्यम से ही जहां नीतियों का निर्धारण होता है, कानून का निर्माण होता है, बजट पास होना और सरकार के कार्यों की समीक्षा होती है, वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का ये भी सोचना है कि जनप्रतिनिधियों को की अलर्टनेस के लिए जनप्रतिनिधि और बेहतर तरीके से अपने कार्य करें, उसके लिए जहां एक सार्थक चर्चा की आवश्यकता है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा में युवा संसद का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा में युवा सांसद के 15 राज्यों के युवा की भागीदारी रही। मजबूत विधायिका पर जोर दिया गया। एक बार आपको फिर से बता दें, 15 राज्यों के युवाओं ने जो है हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मजबूत विधायिका पर जोर दिया गया। हरियाणा विधानसभा में युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सभी युवाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में 15 राज्यों के युवा जो हैं उन्होंने भागीदारी ली। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।